ऑन हो गया। ध्यान देंगे आज जैसा कि पिछले लेसन में हम बता रहे थे गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र, आज हम दिखाएंगे कुंडली धारामापी और उसमें बल युग्म का आघूर्ण भी बताया जाएगा। बल युग्म का आघूर्ण कुंडली धारामापी, उस लेसन में पहली हेडिंग होगी, ध्यान देना इसमें पहली हेडिंग है बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण एक तो बल युग्म का आघूर्ण हम दिखाएंगे तुम लोगों को, लेकिन बल युग्म पहले समझो क्या है बल युग्म का आघूर्ण। ये हेडिंग तो अभी हम बता रहे हैं, लेकिन इलेशन है बल युग्म का आघूर्ण कुंडली धारामापी। इसमें देखेंगे बल युग्म का मतलब बलों का ऐसा जोड़ा, बलों के ऐसे जोड़े को जिसमें उनका परिमाण बराबर दिशा विपरीत होती है, तो ऐसे बलों का जोड़ा जो होता है, युग्म होता है, पेयर जो होता है, वो बल युग्म कहलाता है। बात होती है बल युग्म के आघूर्ण की, तो बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू होता है दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण एवं बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी बल युग्म का आघूर्ण होता है। बल युग्म का मतलब बलों की ऐसे युग्म को जिसमें उनका परिमाण बराबर दिशा विपरीत, तो कह दिया जाता है बल युग्म। आघूर्ण की बात आती है तो दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण और उन बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी लेंगे, उनका गुणनफल जब करेंगे तो बल युग्म का आघूर्ण होगा। अब देखेंगे इसमें एक धारावाही लूप होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, लेसन की पहली हेडिंग है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल युग्म, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप, धारावाही लूप, धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, तो बल युग्म का आघूर्ण ध्यान देना। बल युग्म के आघूर्ण को देखो, ये मोमेंट कपुल on a current carrying loop, current carrying loop in a uniformly magnetic field, uniformly magnetic field। मोमेंट कपुल आने करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना। एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें धारावाही लूप पर ये बल युग्म का आघूर्ण देख रहे हैं, ध्यान देना। इसके लिए देखो एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसको हम फिगर में एक समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ये जो समांतर रेखाएं हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र को ये प्रदर्शित कर रही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो मान लेंगे समान, माना कि समांतर रेखाओं द्वारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड को तो हम बीच दिखाएंगे और इसी में एक आयताकार धारावाही लूप लेंगे। लूप का अर्थ होता है, मतलब होता है तार का केवल एक फेरा, और उस लूप में दो समांतर भुजाएं होंगी जिसमें एक भुजा को हम लंबाई, एक को क्या करेंगे चौड़ाई। आयत में जानते हैं आमने सामने की भुजाओं का युग्म समान होता है,
तो इसमें ध्यान देंगे, ये लूप हम ले रहे हैं, लूप की अक्ष मानेंगे, और ये जो लूप की अक्ष है एक आयताकार लूप लिया जा रहा है, एक आयत के आकार का ये लूप है। इस आयत के आकार का जो लूप लिया गया है, इसमें ध्यान देंगे, ये जो धारा है इस तरह से बह रही है धारा, तो ये जो देख रहा है ये आई है, ये भी धारा होगी आई, टोटल धारा होगी आई एम्पियर की, और इसको हम मान लेते हैं कि पी क्यू आर एस। तो देखो यह जो भुजा है पी क्यू बराबर भुजा आर एस होगी, और इस भुजा की लंबाई को हम एल मान लेंगे, और इस चौड़ाई क्यू आर बराबर क्या होगा पी एस, उसको हम मान लेंगे बी। तो इसमें जो लूप होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप है, तो इस पर बल कार्य करेगा, बल के कारण ये लूप पर बल लगेगा। जैसे देखो इस पर बल मान लेंगे F1, और इस पर जो बल होगा इसको F2 मान लेंगे, और यहाँ जो बल लगेगा उसको F3, और इस पर जो बल लगेगा उसको मान लेंगे या F4। और कुंडली इस तरह से घूमेगी, रोटेट करेगी, ध्यान देना। इसमें माना गया है, माना कि एक आयताकार कुंडली, माना कि आयताकार धारावाही लूप, माना कि आयताकार धारावाही लूप, आयताकार धारावाही लूप PQRS एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है, चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। जिसमें आई एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है। ध्यान देंगे इसमें PQ बराबर लिखेंगे RS, और यह बराबर होगा L, तथा ये QR जो भुजा है यह बराबर होगा PS, और यह बराबर B होगा। इसमें देखो अभी हम बता रहे थे, ध्यान देंगे यहाँ एक PQ की लंबाई तो ये RS के बराबर है, धारा भी दोनों में समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो ये बलों के जो युग्म है F1 F2 दिशा तो विपरीत होगी लेकिन परिमाण में बराबर होंगे, F बराबर IDL। तो बलों का ऐसा युग्म कहलाएगा बल युग्म। तो ध्यान देंगे बल युग्म जो होगा F1 इक्वल टू लिखा जाएगा F2, तो लेकिन इसकी दिशा विपरीत है इसलिए हम माइनस F2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि F2 की दिशा क्या है, विपरीत है, परिमाण समान होगा, दिशा विपरीत होगी, और यह बराबर होगा IBL। अब देखो इसमें मान लेंगे, माना कि लूप की अक्ष है और इसमें ये जो भुजा है, मान लेंगे कि लूप की अक्ष से थीटा एंगल पर ये भुजा है B, तो B का मतलब इसको QR मान लेंगे ये, और यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र थीटा एंगल बन रहा है, तो थीटा एंगल भुजा B है। तो यहाँ से ध्यान देंगे Q पर, तो ये IF है, मतलब ऊपर की धारा है IF, और यहाँ जो धारा R पर है देख रहे हैं I डाउन है, मतलब धारा क्या है, नीचे की ओर बह रही है I डाउन, और ये IF के दिशा में बल होगा यहाँ, और यहाँ इसकी अनुदिश बल होगा, दोनों बलों। देखो यह एंगल थीटा, तो अब इस एंगल को हम थीटा मानेंगे, थीटा के सामने जो भुजा ये भुजा होगी, चूंकि 90 डिग्री है तो ये भुजा होगा अपना, और B के सामने भुजा लंब होगी, तो इसको हम B sin थीटा लिखेंगे। मतलब ये जो इसकी अनुदिश F2 होगा और इसमें क्या होगा F1 होगा इसके अनुदिश। तो ये देख रहे हैं कि F1 F2 दोनों की जो क्या रेखा है उसके बीच की लंब दूरी क्या होगी, D sin थीटा होगी। ध्यान देंगे अब इसमें बलयुग्म का जो आघूर्ण होगा, धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण, धारावाही लूप
पर बल युग्म का आघूर्ण, धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। तो बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू होता है, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण लेंगे, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण गुणे बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। अब देख रहे हैं दोनों बलों में से एक बल का परिमाण तो हम F1 बराबर F2 बराबर देख रहे हैं IBL है, तो यहाँ IBL तो लिख लें, और बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है d sin थीटा। तो इसमें ध्यान देना ये टाउ इक्वल्स टू होगा, टाउ इक्वल टू IB और इंटू L इंटू B है sin थीटा। इसमें जो देख रहे हैं L इंटू B, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये लूप के तल का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि L इंटू B इक्वल टू ये लूप के तल का क्षेत्रफल, तो लूप के तल का ये होगा क्षेत्रफल। तो लिखा जा सकता है टाउ इक्वल टू IBA sin थीटा, या टाउ इक्वल्स टू होगा IAB sin थीटा। इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि लूप के स्थान पर n फेरों वाली कोई कुंडली हो तब, यदि लूप के स्थान पर n फेरों की कोई कुंडली हो तब, यदि लूप के स्थान पर n फेरों वाली कोई कुंडली हो, n फेरों वाली कोई कुंडली हो तब टाउ इक्वल टू होगा NIAB sin थीटा, NIAB sin थीटा ध्यान देंगे, या टाउ इक्वल टू MB sin थीटा, जहां M क्या है, तो जहां M इक्वल्स टू ध्यान देंगे, जहां M इक्वल टू NIA, यह है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसका नाम है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद ध्यान देंगे, ये तो रहा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, M को बताया गया, तो M का मतलब ध्यान देंगे, इसके पहले हम बताए थे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और वहां P था, P बराबर Q इंटू 2L बताया गया था। लेकिन यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, जहाँ NIA आएगा वहां हम सीधे M लिखेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, टाउ इक्वल टू MB sin थीटा में टाउ बल युग्म का आघूर्ण, M जो देख रहा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, B एक समान चुंबकीय क्षेत्र और थीटा एक समान चुंबकीय क्षेत्र से वो लूप अथवा कुंडली थीटा एंगल पर वो रखा गया है। अब इसके बाद तो देखेंगे, विशेष ध्यान देना, इसके बाद इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर दिया जाए, विशेष स्थितियों में लिखेंगे। नंबर 1, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लिखें तब टाउ मैक्सिमम होगा, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू MB, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, क्योंकि साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। इसमें यदि हम दिखाना चाहें कि यदि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तब यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तब टाउ
इक्वल्स टू 0, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में धारावाही लूप अथवा कुंडली को रख दें, उस पर कोई बलयुग्म का आघूर्ण नहीं होगा, क्योंकि sin 0 डिग्री इक्वल टू होता है 0। अब इसके बाद देखेंगे चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी में दो बताएंगे, एक निलंबित चल कुंडली धारामापी और एक किलकित चल कुंडली धारामापी होगा। तो निलंबित चल कुंडली धारामापी का सचित्र वर्णन ध्यान देंगे। निलंबित चल कुंडली धारामापी का सचित्र वर्णन, और उसमें दिखाएंगे हम धारा सुग्राह्यता, वोल्टेज सुग्राह्यता दिखाएंगे। धारामापी को अमीटर को धारामापी को अमीटर में, धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे, ये सब है, इसमें ध्यान देना। ध्यान देंगे चल कुंडली धारामापी और एक किलकित बताया है अभी, एक निलंबित। तो चल कुंडली धारामापी दो तरह का, एक निलंबित और एक किलकित कुंडली धारामापी होता है। तो ये ध्यान देंगे, निलंबित चल कुंडली धारामापी, निलंबित चल कुंडली धारामापी, निलंबित चल कुंडली धारामापी। देखो ये जो देख रहे हैं निलंबित चल कुंडली धारामापी, इसकी रचना में ध्यान देना, इसका जो सचित्र वर्णन है, इसमें देखो एक होता है एल्यूमिनियम की फ्रेम होती है, और उस एल्यूमिनियम की फ्रेम है, इस एल्यूमिनियम की फ्रेम के ऊपर ये विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है। ये तांबे का तार है, तांबे का तार, और उसके अंदर ये एल्यूमिनियम की फ्रेम है, एल्यूमिनियम की फ्रेम तो एल्यूमिनियम की फ्रेम के ऊपर एक तांबे की तार की एक लूप अथवा कुंडली लपेटकर इसको दो चुंबकीय ध्रुव खंडों के बीच रखा जाता है। इसको कहाँ रखा जाता है, तो दो चुंबकीय ध्रुव खंडों के बीच एक फास्फर ब्रांज की पत्ती होती है, फास्फर ब्रांज की पत्ती द्वारा इसको लटका दिया जाता है। क्या किया जाता है, लटका दिया जाता है, और इसके ऊपरी सिरे पर एक समतल दर्पण होता है। यह है यम, इसको हम समतल दर्पण कहेंगे, समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा विक्षेप देखेंगे, और इसके निचले सिरे को इस कुंडली के जो ये देख रहे हैं एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के तार लपेट कर कुंडली बनी हुई है, जिसे दो चुंबकीय ध्रुव खंडों के बीच लटकाया गया है। इसके नीचे एक लूजेड स्प्रिंग होता है, उसके द्वारा एक निर्गत टर्मिनल लगा होता है, और ये निर्गत जो टर्मिनल होता है इसको हम T2 करेंगे। और ऊपर यहाँ देखो एक मरोड़ टोपी होती है ऐसी, ये है मरोड़ टोपी, मरोड़ टोपी लगी होती है ऊपर, और इसके द्वारा एक निवेशी टर्मिनल लगा होता है। और ये निवेशी टर्मिनल जो होता है T1 से दिखाया जाता है, ये निवेशी टर्मिनल, और ये निर्गत टर्मिनल होता है। इसकी कार्यविधि देखेंगे। अब देखो जैसे कुंडली धारामापी देखे होंगे, जब धारा हम प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में विक्षेप आता है, जो निडिल होता है, सुई लगी होती है, उसमें क्या होता है, विक्षेप होता है। और जैसे हम धारा का प्रवाह रोकते हैं, फिर कुंडली अपने आप पूर्वावस्था में आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, उसी बात को इसमें हम समझाना चाह रहे हैं। देखो जब इसमें टर्मिनल T1 द्वारा जब इसमें धारा भेजेंगे, तो धारा भेजेंगे तो जान रहे हैं कि ये कुंडली है, धारा जब प्रवाहित की जाएगी तो
तो ये चुंबकीय ध्रुव खंडों के बीच लगी है तो इस पर बल लगेगा। तो बल जब लगेगा बलयुग्म का आघूर्ण, तो ये बल क्या करेगा? युग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण इस कुंडली को घुमाएगा। तो कुंडली को जब घुमाएगा तो फास्फर ब्रांच की पत्ती में ऐंठन आएगा। तो इस पत्ती से एक संकेतक लगा रहता है, जैसे जैसे धारा आएगी इसमें ऐंठन आएगा, संकेतक विक्षेपित होगा और विक्षेपित होकर अपनी पूर्व स्थिति से हटेगा। अब देखो, जब इसमें धारा का प्रवाह हम रोक देते हैं तो क्या होता है? इसमें ऐंठन तो आ जाता है, लेकिन प्रत्यास्थता के कारण, इलास्टिसिटी के कारण ऐसा होता है कि यह जो धारा समाप्त हो जाने के बाद बल समाप्त हो जाता है और यह जो फिर अपनी पूर्व अवस्था में लौटता है। तो जैसे जैसे पूर्व अवस्था में लौटेगा तो संकेतक जहाँ गया है फिर वहां से क्या होगा? अपनी पूर्व स्थिति में लौटेगा। यही होता है। अब इसके बाद देखेंगे ये कुंडली में जो बलयुग्म का आघूर्ण होगा, अभी हम बताए हैं। तो आयताकार धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण तो बताया गया है। आयताकार धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण, लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण बताया गया है। क्या होता है? बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू हम बताए हैं कि एम बी साइन थीटा, या एम की जगह पर हम लिख सकते हैं एन आई ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखो, ये बलयुग्म का आघूर्ण तो है, यदि फास्फर ब्रांच की पत्ती में ऐंठन फाई हो, यदि फास्फर ब्रांच की पत्ती में ऐंठन, फाई तथा प्रत्यानयन बल तो बताएंगे, तथा प्रत्यास्थता ध्यान देंगे, प्रत्यास्थता सी हो तो प्रत्यानयन बल देखो, ऐंठन फाई और ये मरोड़ दृढ़ता, प्रत्यास्था नहीं है, मरोड़ दृढ़ता सी हो तो प्रत्यानयन बल इक्वल टू सी इंटू फाई, मतलब ऐंठन और ये मरोड़ दृढ़ता सी। अब ये लूप अथवा कुंडली की साम्यावस्था में ध्यान देंगे। लूप की साम्यावस्था में ये प्रत्यानयन बल और ये बलयुग्म का आघूर्ण बराबर होगा। मतलब प्रत्यानयन बल चाहे बलयुग्म का आघूर्ण इक्वल्स टू प्रत्यानयन बल। तो प्रत्यानयन बल बलयुग्म का आघूर्ण देख रहे हैं कि यह है एन आई ए बी साइन थीटा और ये प्रत्यानयन बल सी इंटू फाई है। तो आई इक्वल टू होगा सी इंटू फाई अपान एन ए बी साइन थीटा। तो थीटा चूंकि कुंडली वहां त्रिज्यता है, वो ध्रुवखंड जो है त्रिज्यता है, चूंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए साइन 90 डिग्री का मान तो 1 हो जाएगा। मतलब ये आई इक्वल टू होगा सी अपान एन ए बी और इंटू फाई। ध्यान दो, इसमें ध्यान देना है कि फाई जो विक्षेप है, मतलब ऐंठन से ही विक्षेप उत्पन्न होगा। तो देखो, जब ऐंठन धारा जब ज्यादा प्रवाहित करेंगे विक्षेप भी ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे धारा हम बढ़ाते जाते हैं तो धारा मापी में विक्षेप क्या होता है? बढ़ता जाता है, ऐंठन बढ़ता जाता है। अब इसके बाद देखेंगे धारा मापी की धारा सुग्राहिता एवं वोल्टेज सुग्राहिता। इसके बाद धारा मापी की धारा सुग्राहिता, इसमें बताया गया, ध्यान देना, फिगर सहित व्याख्या हम किए हैं, इसका सिद्धांत भी बता दिए हैं।
अब इसके बाद देखना धारामापी की धारा सुग्राहिता। धारामापी की धारा सुग्राहिता क्या है? धारामापी की धारा सुग्राहिता। धारामापी की धारा सुग्राहिता। धारामापी की धारा सुग्राहिता। तो धारा सुग्राहिता को SI से दिखाएंगे, ध्यान देना। धारा सुग्राहिता SI। धारा सुग्राहिता SI इक्वल टू यहाँ विक्षेप फाई अपान धारा I। कहने का मतलब धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप एवं धारा I के अनुपात को धारा सुग्राहिता कहते हैं। और यह बराबर I का मान जब इसमें रखेंगे तो धारा सुग्राहिता SI इक्वल टू फाई अपान I की जगह पर यहाँ C इंटू फाई अपान लिखा जाए NAB। तो ये फाई से फाई तो कैंसिल होगा, तो क्या होगा? धारा सुग्राहिता SI इक्वल टू NAB ऊपर हो जाएगा, NAB अपान C होगा। देखो कुंडली धारामापी। धारामापी की धारा सुग्राहिता अधिकतम कब होगी? जब उसमें फेरों की संख्या अधिक हो, या उसका क्षेत्रफल ज्यादा हो, या चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा हो, अथवा ये C जो होता है ना, मरोड़ दृढ़ता गुणांक क्या हो? कम हो। तो मरोड़ दृढ़ता गुणांक जब कम करेंगे धारा सुग्राहिता क्या होगा? ज्यादा होगा। देखो फास्फोर ब्रांच की पत्ती है, उसकी मरोड़ दृढ़ता गुणांक कम, तो धारा सुग्राहिता ज्यादा होगी। यदि मान लो फास्फोर ब्रांच की पत्ती के जगह पर एक स्टील की रॉड हम लगा दें और खूब धारा प्रवाहित करें, तो क्या विक्षेप उसमें होगा? ऐंठन आएगा? नहीं आएगा, विक्षेप नहीं होगा। तो विक्षेप नहीं होगा तो वह धारामापी की सुग्राहिता ज्यादा नहीं होगी, मतलब अधिक से अधिक धारा प्रवाहित करने पर भी उसका जो संकेतक होगा ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा, मतलब हम धारा को अच्छी तरह से नाप नहीं पाएंगे। अब इसके बाद देखो वोल्टेज और सुग्राहिता, ध्यान देना। धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता। धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता। धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता। तो धारामापी की वोल्टेज जो सुग्राहिता है उसको SV से दिखाया जाता है, और यहाँ फाई अपान V होगा। और V इक्वल टू तो जानते हैं IR होता है, जहाँ R कुंडली का प्रतिरोध होगा, या SV इक्वल टू फाई अपान IR। अब इसमें I का मान जो अभी हम बताए हैं रखेंगे, या वोल्टेज सुग्राहिता SV इक्वल टू फाई अपान I की जगह पर C इंटू फाई अपान NAB और इंटू R। तो फाई से फाई कैंसिल कर देंगे, SV इक्वल टू होगा NAB अपान C इंटू R। इसमें देखो क्या हम करेंगे, तो मरोड़ दृढ़ता गुणांक को कम कर दें तो वोल्टेज सुग्राहिता ज्यादा होगा, या प्रतिरोध जो होगा उसका मान क्या हो? प्रतिरोध का मान यदि कम करेंगे तो वोल्टेज सुग्राहिता ज्यादा होगी, या हम फेरों की संख्या बढ़ा दें तो भी ये वोल्टेज सुग्राहिता का मान ज्यादा होगा। टाइम कितना हो गया? अब इसको बंद कर दो।